नमस्कार, आप सभी का खैर मकदम में इस्तकबाल है प्रोग्राम नमस्ते यूपी में। इस प्रोग्राम के ज़रिए से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सुबह 8:30 बजे लाइव, और इसके बाद आप इसका रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं रात में 8 बजे। इसके साथ ही आप यूट्यूब के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दर्शकों, हर बार हम एक नए सुविचार के साथ में आपके कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं। तो आइए आज का सुविचार क्या है जान लेते हैं। दूसरों द्वारा की गई गलतियों से सीखो, अपने ऊपर प्रयोग करके सीखने में तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। जी हाँ, अब ये वो दौर चला गया कि जब आप अपनी गलतियों से सीखते थे। अब आपको एक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव बनने का टाइम हो चुका है। आप अपने आप को प्रोएक्टिव बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरा गड्ढे में जा रहे हैं और उसके बाद तीसरे दिन आप सीख लें। अब आप अपने आप भी सीख ले सकते हैं, आपको गड्ढे में पैर डालने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो प्रोएक्टिव बनिए और दुनिया पे अपना मकाम हासिल कीजिए, ऊंचाइयों को छूइए और अपने देश का भी नाम जो है वो ऊंचा रखिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक विषय पर हम बातचीत करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है हमारा आज का विषय। आज का हमारा विषय है पर्यावरण क्षरण एवं उसके दुष्परिणाम, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर भरत राज सिंह को। आप वरिष्ठ पर्यावरणविद हैं, इसके साथ ही आप महानिदेशक हैं स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लखनऊ के। इसके साथ ही आपने बहुत ही शोध किए हैं इस क्षेत्र में। आपकी कई सारी किताबें भी प्रकाशित हुई हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी एक किताब है जिसका नाम है कैन ग्लेशियर एंड आइस मेल्ट बी रिवर्स, जिसे अमेरिका के हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और हमारे साथ में आप हैं, हमारा सौभाग्य है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार और आप सभी का बहुत ही दर्शकों का स्वागत और उनका जी सर, जैसा कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और गंभीर विषय भी है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पर्यावरण क्षरण है क्या। इसके बारे में हमें विस्तार से आप पहले बताएं। ये शब्द जो पर्यावरण क्षरण लिया गया है, बहुत ही अच्छा आपने इसको चुना है जी। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण तो एक सीमा तक है। कुछ चीज़ों को आप किसी चीज़ में मिक्स कर दें, और बहुत सी चीज़ों में कुछ चीज़ें उससे हट करके भी होती हैं। तो पहले आप इसके दो पार्ट जो है क्षरण के, यानी कि पर्यावरण जो है हमारे पूरे विश्व का चारों तरफ जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हमारी पूरी जीवंत चीज़ें, चाहे पेड़ पौधे सब हैं, उस पर सबका बड़ा असर है। एक पॉजिटिव असर होता है। कई चीज़ें उसकी आवश्यकता अनुसार वो अपने पर स्थिर है, जिससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, और विकास की रथ भी उसी के कारण ही है, और भरण पोषण भी हो रहा है। लेकिन अगर उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हम लोगों ने क्या किया, हमारी एक पॉपुलेशन, जो पहला रीज़न ये है कि इसके क्षरण का, कि हमारी जनसंख्या बेतहाशा बढ़ी। और आप इस समय समझिए कि 670 करोड़ पूरे विश्व की जनसंख्या है, जिसमें हमारी भागीदारी भारतवर्ष की 130 करोड़ हो चुकी है। और लगभग चाइना भी 160-165 था, वो अपने को कंट्रोल किया है, उसका 140 के आसपास, 137-40 है। तो अब अगर इतनी बड़ी जनसंख्या हो रही, तो उनको खाने पीने से लेकर के उनके कंफर्ट जोन को लेने के लिए हमें विकास को बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर विकास के रथ को हम लोग अनियमित, असंयोजित तरीके से अगर उसको कहें कि हम कंट्रोल सही रूप से नहीं कर रहे हैं, और तो क्या होगा कि कहीं न कहीं चीज़ों पर, पर्यावरण पर उसका असर होगा। पड़ेगा।
अब इसमें अगर इसको गहन इसका किया जाए कि अगर 100% पर्यावरण में कोई चीज़ ऐसी उसको विस्फोटक हो रही है, वो खराब हो रहा है, उसको क्षरण किया जा रहा है, तो उसके दो महत्वपूर्ण अंग हैं। वैसे तो तमाम इसके हैं, लेकिन दो कारक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एक तो हो जाता है कि इंडस्ट्री, जिसके लिए हम आप जनसंख्या है, कंफर्ट जोन है, और सबकी सुख सुविधाओं के लिए हमें इंडस्ट्री लगाना बहुत लगाना जरूरी है। तो इंडस्ट्री से जितना पर्यावरण को उसमें नष्ट किया जा रहा है, वो उसको ये कहिए कि अनाप शनाप तरीके से इंडस्ट्री लगाई गई, जहाँ पर्यावरण का प्रभाव बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकता था, तो उसको भी हम लोगों ने वो ध्यान न देते हुए, अगर देखिए शहरी क्षेत्र में हम पावर स्टेशन लगाए, उदाहरण के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, टांडा पावर ऊंचा हार है, दिल्ली के पास बदरपुर है। अब शहर के आसपास अगर आप इतने बड़े प्लांट लगाएंगे, तो उससे निकलने वाला धुआं तो एक अलग है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और आबादी के करीब लगाना भी इलीगल नहीं चाहिए, लेकिन वो लगा हुआ तो उसका असर सीधे जा करके उस पॉपुलेशन पर पड़ रही है जो उसके आसपास वहाँ जाहिर है। और अगर हम इसको कहीं ऐसी जगह लगाते, घने जंगल हैं, कुछ हैं, तो हाँ ये है कि उन पर भी असर होता है, लेकिन वो उसको कंट्रोल करते हैं। हाँ, तो इनडायरेक्ट होता है। तो ये चीज़। दूसरा ये है कि इसका पहलू ये हुआ कि हमने जहाँ भी था ये जनसंख्या बढ़ी, तो हमने खेती बाड़ी का, क्योंकि आवश्यकता ज़्यादा पड़ी खाद्य पदार्थों के उपज के लिए, तो हमें जंगलों को और बाग बगीचों को काटना पड़ गया। तो अब उससे जो पर्यावरण बैलेंस होता है, जो वो सबसे बड़ा एक कारण बन गया। और इससे एक ये तो इंडस्ट्री की हम बात कर रहे थे। दूसरा सबसे बड़ा है कि हमारी जनसंख्या बढ़ी, हमारे विकास की गति बढ़ी। यहाँ विकासशील देश हैं, विकसित देश हैं, और विकसित देश तो अब एक कंफर्ट जोन में आ गए, उसे नीचे उतरना भी नहीं चाहते हैं। लगातार वहाँ पर हम अमेरिका गए तो देखा, वहाँ तो हीटिंग के लिए सारा वो गैस यूज़ कर रहे हैं, 24 घंटे उनकी गैस चलती रहती है, और वो 24 घंटे बर्न कर रही, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन इत्यादि ये भी निकल रहे हैं। तो हम उसको अगर हम देखें तो हमारी जो वाहन है, वाहनों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है। और हम इस पर शोध तो हम 1995 से में जिज्ञासा हुई थी कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है, वैश्विक तापमान क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है। तो मुझे जो समझ में आया, तो उसमें एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के कारण मुझे लगा कि मैं ये वाहनों की संख्या भी एक इसका बड़ा भारी रीजन है। हाँ, रीजन है। तो उसकी स्टडी में ये देखा गया कि आज देखिए यूरो 6 की बात हो रही है, यूरो 5 की बात हो रही है, इंजन की इफिशिएंसी इतनी बढ़ा दी गई, लेकिन आप वो निकाल तो रहा ही है। चाहे संख्या आप नहीं कम कर सकते हैं, क्योंकि आपका आवागमन उससे है, तो उसमें वो बात आगे बताएं। लेकिन इसका दूसरा पहलू सबसे बड़ा वाहनों की संख्या में वृद्धि। तो अब दो आ गए। अब इन दोनों को भी देखिए, अगर हम वाहनों के देखें तो 34 से 36% इसी का कंट्रीब्यूशन लोन है, और 36 से 38% के करीब आपका इंडस्ट्रीज का रोल है पूरे विश्व का, हम बता रहे हैं। तो ये आंकड़े आपके 75% ऐसे हो गए जो एक प्रदूषण को, पर्यावरण के प्रदूषण को हिट सीधे कर रहे हैं। अब रह गया इसके, जब आबादी बढ़ रही, सीवेज ट्रीटमेंट भी हमारी ज़रूरत है कि नदियों में कोई ऐसा प्रदूषित न चला जाए, क्योंकि जल भी ले रहे हैं, वो जल का आप साइक्लिक हो रहा है, जल नदियों के बेल्ट से जा रहा है, तो उसके साथ साथ वो जमीन भी सोख रही है। सर, ऐसा है कि हवा इंसानी फितरत है कि जब हम आराम परस्त हो जाते हैं, तो हम सुविधाओं पे इतना डिपेंड हो जाते हैं कि हम उसके नुकसान के बारे में सोचते नहीं है। तो इसमें मानवीय जो गतिविधियां हैं, तो वो कितनी, उनकी क्या भूमिका है, कितना बड़ा उनका काम है? देखिए, मानवीय गतिविधियां तो बहुत ज़्यादा है। ये सारा जो है, केवल हम तो कह रहे हैं कि मानवीय गतिविधियों से ही ये मैन मेड ही प्रॉब्लम है जी। ये अपने आप कोई, ये तो लाखों साल में एक साइक्लिक आर्डर होता है, थोड़ा थोड़ा उसमें परिवर्तन होता रहता है। लेकिन जो मैन मेड हुआ है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन 1840 के बाद,
जब से हमारे ये औद्योगिकरण शुरू हुआ है, उसके बाद से बेतहाशा इसमें क्षरण हुआ है। और इसमें मैन मेड, वही आपने जो कहा कि लोगों की इनकी गतिविधियों से ही ज़्यादा इसमें हुआ। तो अब बाकी हम प्रदूषण के क्षरण का आप दूसरा ये, जैसे हमने कहा ये आपको शहर में रह रहे हैं, शहर के चारों तरफ आपको उसका वेस्ट निकल रहा है। और अब उसके बाद आप देखिए उसी में आप देखिए कि सीवरेज की प्रॉब्लम आ रही है, नदियों में सीवरेज सीधे ही डाल दिया जा रहा है, उसका कहीं से ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा। तो ये सब जो साइक्लिक ऑर्डर, यही पानी जाकर के नीचे तल में पहुंचता है, तो उसको फिर हम यूज़ करते हैं, हाँ रिसाइकिल करते हैं। दूसरे एक शहरों का विकास चारों तरफ, अगर हम देखें अर्बनाइजेशन जो हुआ है तो पॉपुलेशन वहाँ पड़ रहा है। जो लखनऊ को ले लें, 50-55 लाख हो गया लखनऊ के आसपास की जनसंख्या हो गई। अब आप इतने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम अलग है, उसकी हम नहीं, हम तो पर्यावरण से बात कर रहे हैं। क्या उतना हमारे लिए पेड़ पौधे हैं? जबकि हमें 30% इसका कवरेज होना चाहिए, ग्रीन कवरेज। बिल्कुल, पेड़ होने चाहिए, उनको ऑक्सीजन प्रॉपर मिले। जितना चीज़ आप डेवलप कर रहे हैं वो पेड़ और ये सब एब्जॉर्ब कर लेंगे। वो साइकिल का ऑर्डर है, यही आपकी कार्बन लेते हैं और वो ऑक्सीजन आपको देते हैं, साइकिल है। तो ये चीज़ें हमने किया, तो इससे तमाम चीज़ों में जा कर के इसके और हो गए कि हमारा पानी भी कम हो गया। शहरों में सारी चीज़ें आप देखिए, नाली भी पक्की हो गई, उसका पेडेस्ट्रियन का पक्का हुआ है, कुछ लिमिटेड आपके रह गए, पार्क रह गए। तो यहाँ भी अब पानी अंदर जा ही नहीं रहा। तो आपका पानी देखिए, अब एक सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण के साथ साथ दूसरी भी खड़ी हो रही है, जो कि हमारे वाटर का लेवल डाउन होता चला जा रहा है। आज चेन्नई में अब देखिए, वहाँ पानी के स्रोत ही खत्म हो गया है। तो ये दूसरा ये कारण बनेगा और ये दिख रहा है। लेकिन ये हम इसी को देखें तो ये दो चीज़ों के साथ इसको हमारे ख्याल से हमारे जो भी श्रोतागण होंगे या दर्शक होंगे, इसको समझने की कोशिश करें कि पर्यावरण क्षरण जो है एक महत्वपूर्ण विषय है और इसको सबको मिलजुल करके हमें इस पर चिंतन करना चाहिए और काम करना चाहिए। और खाली चिंतन से काम नहीं होगा, आपके उसके लिए खास कदम भी उठाने पड़ेंगे, मिलकर साथ काम करना पड़ेगा। सर, अभी हमने एक बहुत ही बड़ी प्राकृतिक आपदा को झेला है उत्तराखंड ने, जहाँ पर ग्लेशियर टूटा है। तो लोगों में, चूंकि एक कहावत है कि जितने मुंह उतनी बातें, तो लोगों में भ्रम भी है कि शायद वहाँ पे बांध का निर्माण हो रहा था, इसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन बहरहाल रीजन कुछ भी हो, प्राकृतिक जो खतरा है वो कितना बढ़ रहा है? बहुत ही आपने एक महत्वपूर्ण हमारे विषय पर, जो हमने निरंतर शोध कर रहा हूँ, उस पर आपने प्रश्न उठाया है। पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा ये पर्यावरण कैसे इसको कंट्रोल होता पूरे विश्व में। देखिए, हमारे आर्कटिक सी जो उत्तरी ध्रुव है, वो हम वहाँ पर चट्टानें हमारी हैं, चाहे आप रशिया से लेकर के उत्तरी ध्रुव का पोर्शन, साइबेरिया से लेकर सारी चीज़ उधर आपके बहुत बड़ी मात्रा में आपका ग्लेशियर वहाँ है जी। एंड उसके बाद आप दक्षिणी ध्रुव है, और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव बड़ा है, कई गुना उसके क्षेत्रफल ज़्यादा है और वहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा। दोनों में अब दो जगह के बाद तीसरा नंबर आता है। सबसे ज्यादा तो दक्षिणी ध्रुव है, उसके बाद उत्तरी ध्रुव, सबसे बड़ा तीसरा नंबर आता है हमारा हिमालय ग्लेशियर, तीसरे स्थान पर है। अच्छा। हाँ, और 2000 किलोमीटर के लेंथ और उसमें फैला हुआ है, और जिस पर कि हमें करीब करीब समझिए कि 800 बिलियन टन आपका वो बर्फ वहाँ है। अब उत्तरी ध्रुव उसकी बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण, हमें 1500 ट्रिलियन टन आइस जमी हुई थी। लेकिन एक हमने शोध में अपने ये पाया, 2012 के पुस्तकों में भी मैंने लिखा था, 11 में लिखा था, तो मैंने ये देखा कि हमारी तो जो अगर 1970 या उससे पहले का आंकड़े लेते हैं तो 30% आइस वहाँ हम जो कह रहे हैं वो बेस पर कह रहे हैं, नासा के डाटा को हमने देखा तो वो वहाँ से 30% आइस गायब उत्तरी ध्रुव में।
तो अब अगर वो 30% हम 2011 की चर्चा आप कर रहे हैं, आज तो 2020 है, 20 है, 21 आ गया सर। हाँ 21 आ गया, 21 चालू हो गया, फरवरी में बात कर रहे हैं। जी, अब आप देखिए, आपने मुझे करेक्ट किया। तो मेरा ये कहना है कि अगर वो चीज़ें इतनी तेजी से, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव होगा। वो गई कहाँ आइस, ये चिंतन का बात है, ये रिसर्च की बात है, इसको देखना की बात। हमने वहाँ लिखा अपनी पहली पुस्तक जो लिखा, तो उसमें मैंने ये लिखा, मेजर स्टार्म को समर न्यूयॉर्क सिटी इन नेक्स्ट डिकेड, अगले दशक में न्यूयॉर्क शहर तूफानों के कारण डूबेगा। तो मैंने कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं, कुछ आंकड़े हमने दुनिया के लिए, नासा के लिए और वैज्ञानिकों के जो डाटा उपलब्ध हैं नेट पर, हमने उसको लेकर तो देखा कि ये तो वहाँ की बर्फ जो शिफ्ट हुई है धीरे 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 करके उस समुद्र में, या तो पानी या माइनस टेम्परेचर की बर्फ भी वहाँ पहुँच जाएगी। उसका फैलाव होगा, नेचुरल है कि वो फैलाव होने से वेपराइजेशन भी होगा उसमें, लेकिन जो भी पहुंचेगी, सबसे ज़्यादा हिट प्लेस जो होगा, या तो अमेरिका, यूके और फ्रांस, जर्मनी, जितना कनाडा, ये सारे के सारे देश होंगे। लेकिन चूंकि न्यूयॉर्क शहर वहाँ देखा, वहाँ पहुँचते ये प्रॉब्लम खड़ी होनी वाली है, और हमने उसको लिखा कि हो सकता है इसके प्रोसेस में 10 साल और लग रहे हैं। मुझे उसकी गतिविधियां कब से है 30% प्राकृतिक खतरा कितना बढ़ रहा है फिर? अब इससे देखिए, अब वहाँ आज की परिस्थिति यह है कि हमारा 2015 तक का आंकड़े हमने 13 में फिर एक किताब क्लाइमेट चेंज पर लिखी, तो उसमें देखा कि हमारा तो एक रेशियो, लोगों ने कहा कि नहीं दक्षिणी ध्रुव पर जमा हो रही, वहाँ से निकल रही, ऐसा कुछ नहीं। ये जाड़े के सीजन में वहाँ ग्लेशियर में रिट्रीट होता है, वो जमा होती हैं, और उसका रिजल्टेंट क्या है, कितनी घटी और कितना उसमें जमी, रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट अगर हम 70 से देखते हैं तो 0.2 मीटर, उससे 1 मीटर की ऊंचाई, उसका 0.2 मीटर के एवरेज था, जो अब 0.4 0.3 वर्ल्ड वाइड ये हो चुका है। आधा मीटर हमारे के करीब हो गया है यहाँ हिमालय का। तो आप सोचिए कि पर ईयर अगर ये रेशियो घटने का, तो रिजल्टेंट जो जमा हो रही इसका, तो ये तो ग्लेशियर घट रहे हैं, तो ग्लेशियर में घटने के एक प्राकृतिक प्रोसेस है। कोई चीज़, चट्टानें बनी हुई हैं, लाखों साल की चट्टानें बनी हुई हैं, अगर उसका किनारा कहीं से टूटेगा तो उसके साथ अटैच भी, अगर वो वजन होगा तो अटैच भी चीज़ें टूटेंगी। और इसको प्रोसेस को देखने के लिए अगर आप जाएँ तो आप यूट्यूब और उस पर देखिए उत्तरी ध्रुव में कैसे खटाखट गिरती हैं। तो आज जो केदारनाथ ट्रेजेडी हुई थी 2013 में, 14 से 18 तक घनघोर बारिश हुई थी वहाँ, बिल्कुल सर। और उस समय भी मैंने कहा था, हालांकि मीडिया के थ्रू आया कि नहीं यहाँ बादल फट गए, वहाँ कोई बहुत बड़ा विशाल काय पानी का वो पॉन्ड था, वो गिर गया, कुछ वो तमाम वॉश आउट हुए, बहुत ही मानस की हानि हुई, और सारे वहाँ के रहन सहन में बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा, और इंडिया के लिए एक सबक हुआ। लेकिन मैंने अपनी इस किताब में भी, ये ग्लोबल वार्मिंग की किताब है, इसमें भी उसका जिक्र किया है कि हिमालय चारों तरफ से, ये 3 साइड से तो हमारा घिरा हुआ समुद्र से, चौथा हिमालय, और ये हमारे लिए ये कहीं न कहीं एक विपदा का बहुत बड़ा कारण बनने वाला है, जहाँ पर लोगों को उनकी लिवली जो है लिविंग क्रिएचर, उस पर बड़ा भारी इफेक्ट आने वाला। मैंने मतलब अगर आपने सबक नहीं लिया तो आपके लिए बहुत नुकसान का सबब बन जाएगा। हाँ, इसमें लिखा कि डिजास्ट्रस स्टॉर्म, हेवी स्नोफॉल नियर बाय हिमालय एंड ग्लेशियर रीजन में काज हेवी लॉस टू द लिवलीहुड। ये हमने उस समय लिखा, ये किताब हमारी 2015 की है। अब देखिए ये, और उसी के आसपास जो है, चूंकि वो आया हुआ, तो आगे का हमने प्रोजेक्शन इसमें किया था। मेरा प्रोजेक्शन था, हो सकता है आने वाले 3-4 साल में फिर ये घटनाएं हों, और वहाँ लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। जहाँ भी इस टाइप के ग्लेशियर बनने के, ग्लेशियर के प्रोसेस को, टूटने का प्रोसेस, बनने का प्रोसेस, वो नेचर पर है, प्रकृति पर है, आप उसको नहीं बना सकते। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आज जो ये चर्चा हो रही कि साहब वहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट बना दिया गया या ऐसा नहीं है, वहाँ लोग रह रहे हैं, सब हैं, उनका भी आज से नहीं, आदिकाल से लोगों को वहाँ पर, हमारी तो वो तपो भूमि कही जाती है, वहाँ लोग ऋषियों ने तपस्या की है, तो ऐसा नहीं, वो तो बहुत लोग वहाँ जा जाकर रहे हैं। इकोसिस्टम अगर गड़बड़ होगा सर, हाँ, तो जाहिर है कि आपके सामने ये समस्याएं आएंगी। और हम एक चीज और यहाँ पर जनमानस को बताना चाहते हैं, हम अपने दर्शकों को विशेष रूप से, ये कहा जा रहा वहाँ क्षेत्र में बड़ा, हमारे ख्याल से इस पे गवर्नमेंट भी कितनी सीरियस है नहीं है, कि साहब वहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट बना दिया गया तपोभूमि में और ये हो गया, उसकी वजह से ग्लेशियर टूट गया। हम ये कह रहे हैं ग्लेशियर प्रोसेस टूटना ऑलरेडी वर्ल्ड में चालू हो गया, ये अभी की बात नहीं है, ये टूटना है। उस हाइड्रो प्रोजेक्ट से कुछ, हाइड्रो प्रोजेक्ट तो उसके टेल पर नीचे पानी जो आ रहा, उस पानी को रोक करके हम एनर्जी लेना चाह रहे हैं, ग्रीन एनर्जी लेना चाह रहे हैं, कि हम फ्यूजल फ्यूल ना, हाइड्रोकार्बन ना, कोयला ना जला करके बनाए, और ये एक पार्ट है उसका हाइड्रो प्रोजेक्ट हमारा ग्रीन एनर्जी का। तो ये गलत धारणा बनाई जा रही है, गलत धारणा से प्रचार। हाँ, अगर हम उसको रिस्ट्रिक्शन नदियों में कर रहे हैं, जैसे अलकनंदा की 2 नदियां हमारी वो आ रही हैं, और जोशीमठ जो है चमोली का पार्ट, तो उस पर हम अगर उसको रोक देते। जी सर, हम बड़ी समय सीमा में बंधे हुए हैं, वरना आपसे बहुत सारी जानकारी लेते, और हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है, हम अपने दर्शकों को उस पर नजर डाल देते हैं। हमारा अगला सेगमेंट है चलती रहे जिंदगी। जिंदगी चलने का नाम है, हमेशा चलती रहती है, चाहे कितनी भी समस्याएं आए, लेकिन आपको रुकना नहीं है। और कोरोना ने हमें ये सबक दिया है। वो जो काल था 2020 का, हमारे लिए बहुत ही खतरनाक था, लेकिन अब हम 2021 में प्रवेश कर चुके हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि नई उम्मीद हमें, नई किरण हमें नजर आएगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आप जो है सचेत रहें, आप सावधानी बरतें, और सावधानी ही हमारी सुरक्षा है। जैसे कि पर्यावरण के लिए सर हमारी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। सर चलते चलते एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों के लिए। जी, मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, ये पर्यावरण जो भी क्षरण हुआ है, इसमें सहभागिता, अब अवेयरनेस पूरी दुनिया में हो गया है। अवेयरनेस राइट फ्रॉम नीचे तक, बच्चों तक जाना चाहिए। जैसे आपने पुस्तक दिखाया, ये बच्चों में वहाँ पढ़ाया जा रहा है, तो हमें, हाँ, बहुत, मेरा ये कहना है कि उसमें लोगों को लग जाना चाहिए कि इसको पेड़ पौधे लगाएं, इस तरीके की जहाँ भी वो है सतर्क हो, स्वच्छता पर ध्यान दें। जी सर, हमारे स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शक, उम्मीद करते हैं कि आप आज के हमारे जो चर्चा रही उससे आप सबक लेंगे और अपनी ज़िंदगी में इसको उतारने की कोशिश करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और एंटरटेनमेंट के लिए आप देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए DD उत्तर प्रदेश। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।